नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने उसके बेसिक टर्म को समझा, फसलों के संदर्भ में कौन कौन सी किस्में हैं उसको समझा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कृषि से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं उनको भी देखा। कुछ फसलें और हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग सेशन शुरू करेंगे सेंसस 2011 की जनगणना। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। एक तो हमें उसे दो परिप्रेक्ष्य में तैयार करना है कि भारत के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम में देखने को मिलती हैं, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं, और यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी 3 सेगमेंट में हम लोग सेंसस को तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सेंसस से संबंधित एक ग्राफ दूंगा गाइस। एक ग्राफ मैं आप लोगों के लिए बनवाऊंगा। उस ग्राफ को आप लोगों को बार बार देखते हुए रिवाइज करना है, क्योंकि एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, है ना। वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। बस कंडीशन यही है कि आपको ग्राफ याद हो जाना चाहिए। बार बार उसको देखते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट आप लोग हेडलाइन दीजिएगा, मूंगफली। हम लोगों ने फसलों के ऊपर बात की थी, जहां पे हम लोगों ने देखा तिलहन फसल, दलहन फसल, इन सब के बारे में देखा, खाद्यान्न फसल के बारे में देखा। अब मूंगफली के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट बना के आप लोग लिखिएगा कि मूंगफली की कृषि मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। और आपको पता है खरीफ फसल की बुआई कब होती है? मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बताया है। खरीफ यानी खाना खराब हो जाता है। खाना कब खराब होता है? गर्मियों में। और गर्मियां कब शुरू हो रही हैं? जून जुलाई। तो यानी मूंगफली की फसल की बुआई कब होगी भाई? जून जुलाई में होगी। ध्यान रखना है, ये बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। यानी इनको खोद लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, काटा नहीं जाता है। मूंगफली नीचे जड़ में मिलती है तो उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो मूंगफली की कृषि खरीफ फसल के अंतर्गत हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई, और नवंबर दिसंबर में इसको खोद दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश में मूंगफली के प्रमुख उत्पादक जिले हैं सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद और बदायूं। ये इसके मुख्य जिले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है गाइस कि आप लोग बिना आलस किए अपने हर सेक्शन के बाद एक नोट, एक मैप रफली बनाएंगे। कुछ इस तरीके से मैप आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप बन गया, एक रफली डायग्राम। ललितपुर, सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर, इस तरीके से आप लोग मार्क कर लेंगे। सीतापुर यहाँ पे हो गया, हरदोई यहाँ हो गया, उसके बाद एटा, मुरादाबाद और बदायूं। तो इस तरीके से लोकेशन आप मार्क कर देंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई इधर वाला जो क्षेत्र है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ तो मूंगफली का उत्पादन, प्रमुख उत्पादन जिला वो नहीं है। ऐसे आप लोग अपना आंसर निकाल पाएंगे जब परीक्षा में आएगा, है ना। तो आपको इतना ध्यान रहेगा, अच्छा ये सेंटर वाला रीजन है जहाँ पे मूंगफली की बुआई हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैप में इस तरीके से लोकेट आप लोगों को कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए तिलहन। अब तिलहन में देखिए, तिलहन से संबंधित एक क्रांति होती है गाइस जिसको बोला जाता है पीली क्रांति। तिलहन, पीली क्रांति का संबंध किससे है? आपको ध्यान रखना है। पीली क्रांति, इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। किससे है भाई? तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। अब तिलहन के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं? अब जरा यहाँ पे समझिए कि भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें जो हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी जिसको बोलते हैं, अरंडी या बिनौला, ये सब कहीं ना कहीं तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं, जिनसे हम लोग तेल निकाल के उनका प्रयोग करते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे सरसों का तेल आप देखते हैं, सूरजमुखी का तेल देखते हैं, है ना, और तिल का तेल देखते हैं। इस तरीके से इन सबसे तेल निकाला जाता है। अब सबसे कम जल की आवश्यकता मूंगफली की फसल को होती है। मूंगफली से भी कहीं ना कहीं तेल निकाला जाता है। तो और सबसे कम जल की आवश्यकता कहने की मूंगफली की फसल को हो रही है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, तिलहन में जैसे हमने बात की सरसों के बारे में, अब जरा यहाँ से संबंधित समझिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट मेंशन करेंगे कि सरसों एक तिलहनी फसल है, ये तो आप लोग जान गए। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और पूसा बोर्ड, देखिए ये प्रश्न लास्ट टाइम राजस्व चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है पूसा बोल्ट
पूसा, जय किसान या वरुणा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। और ये तो डिक्टो एग्जाम में था, आपको ध्यान रखना है जो भी किस्म फसल से संबंधित, चाहे वो तिलहन हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे दलहन हो, है ना, यहाँ से संबंधित अगर प्रश्न है तो इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको नोट्स बनाइए अपने अच्छे से और बार बार रिवाइज कीजिए इनको। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा ये इनकी प्रमुख प्रजातियां हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब सरसों की फसल जो है मुख्यतः रबी ऋतु की फसल कही जाती है, यानी ये कैसी फसल है, ये रबी फसल है। और मैंने आपको बताया हुआ है गाइस, रबी से आप लोग याद रखेंगे रब यानी गॉड, और मंथ ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, अक्टूबर में। तो इसकी बुआई कब होगी, अक्टूबर में इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई कब हो जाएगी फिर, तो आपको ध्यान रखना है मार्च में इसकी कटाई कर दी जाती है। ठीक है जी। सरसों वर्गीय फसलें हमारे देश की तिलहन अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट, आप घर में सब्जी वगैरह भी बनाते हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम करते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो सरसों का जो तेल है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तिलहन अर्थव्यवस्था में। और इन फसलों की बढ़ोतरी का सीधा असर दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत में देखने को मिलता है। और इसमें आप ध्यान रखेंगे इन फसलों में जो है आपका तोरिया है, पीली व भूरी सरसों है, गोभी सरसों है, कर्ण राई है, राया है जिसको भारतीय सरसों के नाम से जानते हैं, और तारा मीरा है। तो यानी ये सरसों की अलग अलग आप कह सकते हैं इतने फॉर्मेट में सरसों पाई जा रही है। ठीक है, भारतीय सरसों, राया, राई, गोभी सरसों, है ना, कर्ण राई, ये सब कहीं ना कहीं इसी फसलों के अंतर्गत, सरसों के अंतर्गत हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सरसों में इतने पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब जरा आप एक चीज समझिए कि रेपसीड और सरसों उत्पादक अग्रणी 3 राज्य हैं। टॉप 3 स्टेट जो सरसों के उत्पादन में अग्रणी हैं, सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान, सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान सरसों के उत्पादन में, दूसरे नंबर पे है हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है तीसरा स्थान। तो ये टॉप 3 आप लोग ध्यान रखेंगे, फिर अखिल भारत जो बाकी भारत के क्षेत्र बच जाते हैं वो, है ना। तो टॉप 3 में सबसे नंबर 1 पे है राजस्थान, सरसों के उत्पादन में अग्रणी 3 राज्यों में टॉप में है राजस्थान, और दूसरा नंबर आता है हरियाणा का, और तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपकी जानकारी के लिए, इसको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, बस आपकी जानकारी के लिए ये उत्पादन मिली टन में आपको यहाँ कुछ दिया हुआ है। तो 422 मिली टन आप देखेंगे राजस्थान में इसका उत्पादन हो रहा है, 1.15 हरियाणा में हो रहा है, और 0.96 मिली टन आपका हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अखिल भारत में प्रतिशत की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत 46.28% राजस्थान का है, 12.61% आपका हरियाणा का है, और उत्तर प्रदेश में है 10.5, क्या 10.50 आप कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ परसेंटेज और कुछ आंकड़े हैं, बस ये टॉप 3 नाम आप ध्यान रखेंगे कि सरसों के उत्पादन में इनका अहम रोल देखने को मिलता है। वहीं पे देखें उत्तर प्रदेश के प्रमुख सरसों के उत्पादक जिले हैं। सरसों के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, फिर से वही काम करना है, आलस नहीं करना है, मैप बना के उसको ड्रॉ कर लेना है ना। गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, अयोध्या, इटावा, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर। वैसे देखा जाए तो सरसों खेती उत्तर प्रदेश में कई जगह होती है, बट ये कुछ उत्पादक प्रमुख जिले हैं जहाँ पे सरसों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, अब जरा एक चीज़ समझिए, सरसों के संदर्भ में इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो आपकी फसल है वो है कपास। कपास, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जरा समझिए कि कपास जो है एक नकदी फसल है। कैसी फसल है, एक नकदी फसल है। क्यों, क्योंकि इसका उत्पादन कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, और कपास से संबंधित जो राज्य हैं जहाँ ये मुख्यतः है, तो सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है गुजरात। सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है गुजरात, दूसरे नंबर पे आपको नाम ध्यान रखना है महाराष्ट्र। यही वो रीजन है जहाँ पे कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा पाई जाती है गाइस। और कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, तो काली मृदा, है ना। काली मृदा आप लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, काली मृदा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका अन्य नाम रेगुर मृदा भी है। रेगुर मृदा भी है, ठीक है।
तो कपास, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, कपास उत्पादन के लिए काली मृदा या रेगू मृदा महत्वपूर्ण है। राज्य कौन से संदर्भ में है, गुजरात, महाराष्ट्र, और नकदी फसल है कपास। ठीक है जी। अब जरा देखिए, उत्तर प्रदेश के कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। अब ये दोआब क्या है, जरा एक चीज यहाँ पे जरा समझिएगा। जैसे आपने देखा है कि गंगा नदी कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है और यमुना नदी इसको पीछे से आके इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर ले रही है। तो ये यमुना नदी है और ये आपका गंगा नदी है ना, गंगा नदी। तो अब इन दोनों के मध्य जो स्थित क्षेत्र है, जो आप ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्र, इसको बोला जाता है दोआब। यानी दो मुख्य नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र मेंशन करेंगे दोआब के नीचे अंडरलाइन करते हुए कि दो मुख्य नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अब ये कपास का उत्पादन गंगा यमुना दोआब रोहेलखंड में है और बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये जो गुजरात महाराष्ट्र है ये भारत के संदर्भ में मैंने बताया है। उत्तर प्रदेश में बोला जाएगा तो कहाँ पे है, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, गंगा यमुना दोआब, रोहेलखंड और बुंदेलखंड। ठीक है जी। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, रोहेलखंड, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं कानपुर, इटावा, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, रामपुर, बरेली और फर्रुखाबाद। इसमें तनाव नहीं लेना कि याद कैसे रखोगे, इतने सारे मैप बन जाएंगे, तो बस उनको देखे रहना है। अगर यहाँ से कोई प्रश्न रहा तो आप आंसर निकालने की स्थिति में रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको बताएगा इस कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है 2015 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। अब जो भर्ती आई है वो है राजस्व लेखपाल की। ठीक है। जहाँ पे यूपी स्पेशल से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं, लास्ट भर्ती में भी, इस भर्ती में भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी नए पैटर्न के अनुसार प्रिपरेशन को कंप्लीट करना होगा। ठीक है। तो जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो कपास के संदर्भ में ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कपास की मुख्यतः यूपी देसी जो है, बंगाल की कपास, धौलेटा, पंजाब, अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है। तो कौन सी कपास का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, एक तो पहला नंबर है यूपी देसी, दूसरा है बंगाल की कपास, ठीक है, तीसरा है धौलेटा पंजाब, चौथा है अमेरिकन किस्म। तो 4 किस्में हैं जिनका उत्तर प्रदेश में कपास का उत्पादन किया जाता है ना। जब भारत कहीं ना कहीं औपनिवेशिक था, ब्रिटेन का गुलाम था, तो महाराष्ट्र से, गुजरात से कपास का कहीं ना कहीं निर्यात हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में गुजरात और महाराष्ट्र ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हमने समझे, और कौन सी किस्म है उत्तर प्रदेश में जो इसकी खेती की जाती है, यूपी देसी, बंगाल की कपास, धौलेटा पंजाब, अमेरिकन किस्म, इनका उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए, कपास कि फसल की बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है। तो कपास को भी आप लोग रख सकते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत, है ना। तो लेकिन खरीफ फसल, हालांकि कपास जो है एक नगदी फसल है, कपास कैसी फसल है, एक नगदी फसल है, तो उसमें तो नहीं रख सकते, लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए, सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर, ताकि आप लोग उसको याद रख पाएं, कनेक्शन बना के उसको कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कपास की खेती के साथ मुख्यतः मेथी, मूंग, बरसीम, तोरिया, क्लोवर की फसलें बोई जाती हैं। बरसीम आप जानते हैं गाइस, जितने भी मवेशी हैं या जो बकरी हैं, गाय हैं, बैल भैंस जो भी हैं, उनके खाने के लिए चारे के रूप में बरसीम का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका, है ना। यानी कपास के साथ साथ इनको भी बो दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, कपास को ही महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे, श्वेत स्वर्ण कहते हैं, व्हाइट गोल्ड, है ना, सफेद सोना। सफेद सोना किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, कपास को कहा जाता है सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, महाराष्ट्र में, कि व्हाइट गोल्ड आ गया, है ना, यानी कपास की बात हो रही है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगली फसल की तरफ आते हैं, जूट। ठीक है। जहां से प्रश्न बन सकते हैं सारे पॉइंट आपके सामने रखे हैं हम लोगों ने, ताकि एक भी प्रश्न आपका बाहर ना मिले। 25 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामीण समाज विकास से। तो 25 में से मैं आपको यही कहूंगा कि कम से कम 22 प्रश्न तो आपके बिल्कुल सही होंगे, सही होने चाहिए। लेकिन यही है कि भाई
कई विषयों का समावेश है लेखपाल भर्ती के अंतर्गत, जिसमें यूपी स्पेशल भी देखने को मिल रहा है ना, सेंसस भी देखने को मिल रहा है, और आप देखेंगे संविधान के भी कुछ सेगमेंट, इतिहास से भी कुछ सेगमेंट देखने को आ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लेखपाल से संबंधित तो है ही है ना। सब्जेक्ट का नाम ही है गाइस ग्रामीण समाज विकास। तो एक लेखपाल गाँव के विकास के लिए क्या क्या कार्य कर सकता है भाई, राजस्व उप निरीक्षक होता है लेखपाल, है ना। एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि लेखपाल कौन है। जैसे आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर होता है, उप निरीक्षक बोलते हैं उसको हिंदी में, वैसे ही लेखपाल को बोला जाता है राजस्व उप निरीक्षक। क्या बोलते हैं गाइस, राजस्व उप निरीक्षक। राजस्व उप निरीक्षक कौन है, लेखपाल ही है। यानी आप कह सकते हैं कि गांव स्तर पे जो अधिकारी, जो सब इंस्पेक्टर है राजस्व का, वो लेखपाल है। अब उसके क्या क्या कार्य हैं, कृषि से संबंधित हैं, सेंसस से संबंधित हैं, कई सारे कार्य उसके अंतर्गत रहते हैं, तो ये सब उसी का समावेश है। ठीक है, तो 25 में से मैंने कहा 22 क्वेश्चन आपके सही होंगे। सारे सेगमेंट को समझते हुए आप लोगों को अच्छे से आगे बढ़ना है। आइए जूट की बात करें गाइस, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र हैं सरयू और घाघरा के दोआब। सरयू, दोआब का मतलब आप लोग जान गए, दो मुख्य नदियों के मध्य स्थित जो क्षेत्र है उसी को दोआब के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख जूट उत्पादक जिले जो हैं इनको आप लोग मेंशन कर लेंगे मैप में, बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली और आपका गोरखपुर। तो यहाँ पे जूट का उत्पादन होता है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मैं बाबा मैप में मार्क करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, उससे आपको लोकेशन भी पता लगेंगी कि उत्तर प्रदेश में ये लोकेशन है। अधिकांश छात्र को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं लेकिन क्षेत्रों के बारे में उनको जानकारी नहीं है, जो कि आपको होनी चाहिए, है कि नहीं है। आइए देखिए, अब उत्तर प्रदेश में मुख्यतः देसी किस्म की जूट, कैसी किस्म की जूट, देसी किस्म की जूट पैदा की जाती है। ठीक है, देखिए जो भी भर्ती की परीक्षा आप देखते हैं, चाहे बिहार की हो, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे स्पेशल उस राज्य की जीएस क्यों डाल दी जाती है, ताकि वहाँ के निवासियों को ज़्यादा फायदा हो, है कि नहीं है। अब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप बिहार की कोई परीक्षा फिल करेंगे तो बिहार स्पेशल से प्रश्न डाल दिए जाते हैं कि बिहार स्पेशल जीएस से संबंधित प्रश्न डाल दिए जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी को नहीं पता होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए रेदर देन कि जो एमपी, राजस्थान, बिहार से जो लेखपाल के फॉर्म भर रहे हैं, है कि नहीं है। इसीलिए यही कारण होता है कि इन सबको अकॉर्डिंग टू राज्य के अनुसार इन सब चीज़ों को रखा जाता है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही सब चीज़ों को समझ रहे हैं। हमने पहले बेसिक समझा भारत के संदर्भ में, अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, चलिए, देसी किस्म की जूट पैदा की जाती है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब फसलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न के रूप में सामने आ सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसको 5 स्टार रेटिंग मार्क करके आप लोग मेंशन कीजिएगा। 5 स्टार रेटिंग मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखिएगा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरे का उत्पादन किया जाता है। पहला पॉइंट। अब सहारनपुर में क्यों हो रहा है, जरा एक चीज समझिए। यहाँ पे अगर मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं तो उत्तर प्रदेश का रफली डायग्राम है ना। मैंने आपको बोला ललितपुर, सोनभद्र, बलिया, और ये रहा सहारनपुर। और ये सहारनपुर क्षेत्र जो है उत्तराखंड से लगा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड से लगा हुआ है, ठंडा इलाका है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पे संतरे की खेती देखने को मिलती है। तो इतना तो आपको पता लग गया, संतरे के लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए। तो भाई इन क्षेत्रों में तो हो नहीं सकता। नीचे आओगे तो और गर्मी वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, है कि नहीं है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे कर्क रेखा भी भारत के मध्य से जा रही है कि नहीं है। तो वहां पे तो भाई संतरे की खेती देखने को नहीं मिल सकती। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो संतरे का उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र, सहारनपुर जिला। ये पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेंशन करेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में उत्पादित पान। भाई पान उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। आप देखते हैं अधिकांश, आपको 100 में से 90 लोग तो पान खाते हुए मिल ही जाएंगे उत्तर प्रदेश में, आपने अगर देखा होगा तो, है ना। तो पान की प्रमुख प्रजातियां हैं महोबा, देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया,
मीठा एवं रामटेक, ये पान की प्रमुख प्रजातियां हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो पदार्थ है पान ही है। आप देखते होंगे, है ना, आपकी फैमिली में भी कई लोग खाते होंगे, आपने भी कभी टेस्ट किया होगा, जो भी है। तो यहाँ पे देखें पान की प्रमुख प्रजातियां हैं, ये सारी प्रजातियां आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब पान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझें कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा में है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और महोबा इसकी प्रजाति का नाम भी है, पान की प्रजाति का नाम महोबा भी है, और यहीं पे ये पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ये फैक्चुअल पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न देखने को बने हैं। अगला ये उत्तर प्रदेश में दूसरा, तीसरा पॉइंट हुआ, और चौथा पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लीची का उत्पादन मेरठ और सहारनपुर में होता है। भाई सहारनपुर का तो ये रीजन हो गया, है ना, मेरठ का रीजन भी ये है, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के नजदीक ही है। उत्तराखंड के मैप में देखिए आप लोग, है ना। तो आपका लीची का उत्पादन कहाँ हो रहा है? सहारनपुर, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, और मेरठ में है। आप जिस भी रूम में बैठ के स्टडी करते हैं वहाँ पे एक मैप जरूर लगा लीजिए, एक मैप जरूर लगा लीजिए। कितने मैप लगाओगे? 3 मैप लगाओगे, है ना। मैंने कहा आप जिस भी रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हो तो 3 मैप आपको लगाने हैं। पहला मैप लगाएंगे आप लोग विश्व का, वर्ल्ड मैप, है ना। दूसरा मैप लगाएंगे आप लोग भारत का, इंडिया का मैप, और तीसरा मैप लगाएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। क्योंकि अधिकांश चीजें आपको देखते देखते ही याद हो जाएंगी। जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपने देखा महोबा, आपका मन में आएगा कि महोबा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे अच्छा ये लोकेशन है। आपने देखा सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है कहाँ, तो आप देखेंगे ये लोकेशन है। तो ऐसे जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही कंटेस्ट हो जाएंगी। आपके रूम में सामने मैप रहेगा तो बहुत सारी चीजें आप सामने देखते रहेंगे, उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो लीची का उत्पादन मेरठ और सहारनपुर में हो रहा है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। कहाँ होता है भैया? प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए बहुत फेमस है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सिंपल सा फैक्चुअल प्रश्न, आंवला किसके लिए प्रसिद्ध है? अब जो फैक्चुअल पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इनको मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि पान का संबंध किस क्षेत्र से है, आंवला, है ना, लीची, इस तरीके के संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को आ सकते हैं। तो प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, नकदी फसल, जो कि सर्वाधिक सिंचित फसल भी है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिल, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलें किस चीज की है? देखिए बार बार ये पॉइंट रिवाइज हो रहा है, चीनी की मिलें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि चीनी की सर्वाधिक मिलें कहाँ हैं, चीनी की सर्वाधिक मिलें कहाँ हैं, तो आपका आंसर बदल जाएगा महाराष्ट्र। देखिए शब्द बदला, आंसर बदल गया, है कि नहीं है। सतर्क होके आपको आंसर करना है। एग्जामिनर हमारे रिलेशन में नहीं है कि आपको अच्छे अच्छे आसान प्रश्न दे देगा और आप लोग लगा के सिलेक्शन ले लें। वो ऐसे ही शब्दों से खेलता है और हमें सतर्क होकर आंसर लगाना होता है। अगर पूछा जा रहा है यूपी में सर्वाधिक मिलें तो चीनी की है, और चीनी की सर्वाधिक मिलें कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे आप लोग। प्रदेश के गाजीपुर जिले में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है अफीम की फैक्ट्री, गाजीपुर। ध्यान रखेंगे, गाजीपुर एक दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। आइए इससे संबंधित एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। आपने देखा होगा, अगर नहीं जान रहे हैं जो बच्चे, वो जरूर नोट करें। जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल रहे उसमें एकमात्र व्यक्ति थे कॉर्नवालिस। क्या नाम था? कॉर्नवालिस। ये इन्होंने 2 काम किए जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। 2 महत्वपूर्ण काम बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारे कार्य हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये लेके आए कॉर्नवालिस की समाधि। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कॉर्नवालिस की समाधि, है ना। कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, आप कह सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, जहाँ पे रैयत यानी किसानों से कर लिया जा रहा था, वो तो अलग व्यक्ति रहे, इनके द्वारा कॉर्नवालिस के द्वारा भी एक व्यवस्था लाई गई थी। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं चाहूँगा आप लोग ध्यान रखें, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एकमात्र व्यक्ति गवर्नर जनरल या वायसराय जिनकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कॉर्नवालिस। और गाजीपुर ही वो जिला जहाँ पे अफीम की फैक्ट्री है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, लंगड़ा आम। देखिए लंगड़ा आम की प्रजाति है, ये वाराणसी जिले में पैदा होती है। कहाँ पैदा होती है? वाराणसी जिले में। अब वाराणसी जिले के संदर्भ में एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, हेडलाइन देंगे वाराणसी जिला, जो मैं बता रहा हूं उसके पॉइंट के नीचे मेंशन करेंगे वाराणसी जिला। आप लिखेंगे विश्व का प्राचीनतम शहर, विश्व का प्राचीनतम शहर किसको कहा जाता है? तो वाराणसी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाराणसी जिला जो है विश्व का प्राचीनतम शहर है और यहीं पे लंगड़े आम की मुख्यतः पैदावार की जाती है। और भी आम देखने को मिलते हैं, दशहरी हो गए, है ना, चौसा हो गए, सिंदूरी हो गए, कई आम है, लेकिन लंगड़ा आम मुख्यतः रूप से वाराणसी। अब जैसे आंवला है भाई उत्तर प्रदेश में कई जगह देखने को मिलता है ना, लेकिन प्रतापगढ़ इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9th पॉइंट, दशहरी आम। देखिए लंगड़ा आम के लिए वाराणसी है और दशहरी आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अग्रणी है, जो मुख्यतः लखनऊ के समीप मलिहाबाद क्षेत्र में किया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दशहरी आम से संबंधित है। मलिहाबाद फेमस है। जैसे अमरूद की बात करें तो इलाहाबाद, इलाहाबादी अमरूद आपने सुना होगा, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे दशहरी आम की बात करें तो मलिहाबाद। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा जिले में है, आगरा जिले में है आलू निर्यात जोन। ऐसे ही प्रश्न थे आपके लास्ट भर्ती परीक्षा में, तो कुछ फैक्चुअल इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में हमने आपके सामने रखे हैं ताकि आप लोग उसको याद रख पाएं, ठीक है। मलिहाबाद लखनऊ, दशहरी आम मलिहाबाद में है और लंगड़ा आम वाराणसी प्रदेश में गाजीपुर है जहाँ पे अफीम की फैक्ट्री है, और प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। गन्ना एक नकदी फसल है जो कि सिंचित फसल भी है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और आलू निर्यात जोन बनाया गया है आगरा जिले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आइए, प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र बनाया गया है प्रयागराज जिला। अभी मैंने आपको बताया कि इलाहाबादी अमरूद प्रयागराज, अब इसका नया नाम है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है, जो भी नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है। प्रयागराज अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, तो अब अमरूद से संबंधित जो भी पॉइंट आ जाए उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप लोग, ठीक है। अब आइए, आम 12वां पॉइंट मेंशन करेंगे जो भी नेक्स्ट बन रहा है, आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र। भाई आम में आपने देखा लंगड़ा दशहरी, वहीं पे अगर आम के लिए प्रशिक्षण और लखनऊ प्रयोग केंद्र बोल दिया जाएगा तो लखनऊ जिला आपके लिए आंसर यहाँ पे हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। अब जरा एक चीज समझिए, लखनऊ से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान रखें, जो प्रश्न आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा। अब जरा एक चीज समझिए, औषधि, है ना, औषधि कह लो आप लोग या आयुर्वेदिक कह लो, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रग। तो नेशनल ड्रग इंस्टीट्यूट, आयुर्वेदिक संस्थान, औषधि संस्थान कहाँ है? तो आपका सीधा आंसर हो जाना चाहिए लखनऊ। क्या आंसर हो जाएगा गाइस? लखनऊ। कुछ भी नाम लगा हुआ आ जाए, आप रीचेक भी करें, कुछ भी करें, कहीं से भी सर्च करें, आपको यही मिलेगा आंसर। चाहे कोई भी औषधि संस्थान है, आयुर्वेदिक संस्थान है या ड्रग संस्थान है, वो आपका लखनऊ में ही है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आम का जो प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र बनाया गया है वो लखनऊ जिले में है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, जिसमें अभी हमने देखा था आगरा, 3 है टोटल, लखनऊ है, सहारनपुर है और आगरा। ये बेसिकली 3 जोन बनाए गए हैं जहाँ पे आपको इनाम ध्यान रखने हैं, लखनऊ, आगरा और सहारनपुर। मैप में मार्क कर लेंगे तो याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, कन्नौज, जिसको इत्र नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। ये पुष्प इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इत्र नगरी, ध्यान रखेंगे, इत्र नगरी
कांस्टेबल भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था, किसको जाना जाता है इत्र नगरी के नाम से, तो कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि प्रदेश में वर्ष 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई है। सिंपल सा फैक्चुअल प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई है, तो 1974 में की गई है। ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आइए अब जरा देखते हैं उत्तर प्रदेश के फसल चक्र कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से फसल चक्र का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर पूरे उत्तर प्रदेश को मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, एक रफली डायग्राम फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, कुछ इस तरीके से है उत्तर प्रदेश का लोकेशन, है ना। तो देखिए एक तो बांटा गया है, आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझें, एक बांटा गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश मैं इस रीजन को रख दे रहा हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश। उसके बाद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप कुछ इधर देखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और बुंदेलखंड कुछ यहाँ देखेंगे आप लोग, बुंदेलखंड। ये भी हालांकि पश्चिमी के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तो लेकिन आप लोग यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अब देखिए धान, मसूर, ज्वार, अरहर, गेहूं, धान, मटर, इस फसल का उत्पादन करने की पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से मार्क कर लेंगे ये नाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूं, धान, गेहूं या उसमें जौ, तो ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहीं पे आप देखेंगे धान, मक्का, धान, गेहूं, सरसों, धान, जौ, गन्ना, हरी खाद, ये सब ज्वार, गेहूं या मक्का, आलू, गन्ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहीं पे बुंदेलखंड की बात करें जो कि मध्य क्षेत्र के अंतर्गत, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ही आ रहा है, इसमें आपका ज्वार, अरहर है, ज्वार चना है, ज्वार अरहर है। ये बेसिकली क्या है जो आप समझ पाए कि फसल चक्र है कि कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल बो दी जाती है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जरा ये भी समझिए। भाई आप हैं, आप हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने एक ही प्रकार का भोजन नहीं कर सकते हैं, है ना, कि आपको दाल चावल ही खिलाया जाए। आप भी उसमें वेरिएंस लाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर को अलग अलग तत्वों की आवश्यकता है। उसी तरीके से जो मृदा है उसमें अलग अलग प्रकार की खेती की जाएगी तो मृदा की उपजाऊपन वो बना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे धान के बाद मसूर बो दी जाती है, ज्वार के बाद अरहर, गेहूं इस तरीके से बो दिया जाता है, धान, मटर बो दी जाती है। ये इसका क्रम है। हालांकि इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट फसल चक्र आप एक थोड़ा समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। प्रति गेहूं तिल, अलसी है, कोदो चना है और ज्वार और जौ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं। कुल फल उत्पादन अग्रणी 5 राज्य। अब देखिए फल उत्पादन से संबंधित कौन कौन से टॉप 5 क्षेत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है आपके सामने वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको ध्यान रखना है गाइस, आंध्र प्रदेश टॉप में है। आंकड़ा भले ही याद ना रखें, अग्रणी टॉप 5 जो हैं वो ध्यान रखने हैं। क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में यानी 704.90 हेक्टेयर 1000 में है। उत्पादन मिलीटन में देखा जाए तो 16,995.65 है। वहीं पे बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 755.58 है और 10,777 इसका मिलीटन है, हेक्टेयर है ये सारा मामला। ठीक है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान में, फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं पे चौथे नंबर पे है गुजरात और 5वें नंबर पे है एमपी मध्य प्रदेश। टॉप 5 प्रश्न कैसे आएगा वो समझिए। प्रश्न रहेगा कि फल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को उनके क्रम अनुसार लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा कौन या सबसे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, इस तरीके से आपको अपने आंसर लगाने हैं। तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। और सब्जी उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य हैं 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार। तो अभी आपने फल का समझा, अब सब्जी का देखिए।
सब्जी उत्पादन में कौन कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश का नाम भाई। फल उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे 1000 हेक्टेयर में जो क्षेत्र हो रहा है, जो इसकी बुआई हो रही है वो है 1260.65 और उत्पादन हो रहा है 27,787.99। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, जो कि उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नज़दीक है। अगर हेक्टेयर की बात करें तो इसका हेक्टेयर ज़्यादा है 1474, लेकिन उत्पादन की बात करें तो 27,014.55 ही है, तो जिसके चलते ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे है ना, इसमें 904.81 हज़ार हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल खेती हो रही है। 17,970 पॉइंट दशमलव यानी आप कह सकते हैं 26, ये आपका उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में। चौथे नंबर पे बिहार है गाइस और पांचवें नंबर पे है गुजरात। क्रमशः आप लोग देख सकते हैं 865.62 हेक्टेयर और 16,528.07 ये आपका बिहार का है। गुजरात में 626.26 देखेंगे और 12,550.47। तो ये आपकी जानकारी के लिए आंकड़े दिए हैं, लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, जो कि सब्जी के संदर्भ में आपसे देखने को मिल सकता है। फल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आलू उत्पादन। भाई आलू उत्पादन की बात हो रही है, सब्जी उत्पादन में भाई उत्तर प्रदेश तो है ही है, सब्जी में आलू भी आ गई, तो पहला नंबर आलू उत्तर प्रदेश तो है ही है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे गुजरात और पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश। तो यानी ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है आलू के संदर्भ में। ये इनके संदर्भ में आंकड़े हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ये क्रम नहीं छोड़ना है। आइए अब आम के उत्पादन की अगर बात करें, 5 अग्रिम राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश तो है ही है, बस फल उत्पादन में तीसरे नंबर पे हो गया, बाकी तो आप टॉप पे देखेंगे। दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथे नंबर पे कर्नाटक, पांचवें नंबर पे तमिलनाडु। टॉप 5 ये हैं, आपको ध्यान रखना है। मैंने जैसे कि बताया प्रश्न कैसे हो सकता है, वही अवरोही या आरोही क्रम में लगाइए। अगर अवरोही बोल रहा है तो पहले बड़ा फिर उससे छोटा। अधिकांश छात्र इसमें गलत कर देते, तो भाई आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। अगर आपसे बोला जा रहा है अवरोही क्रम, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान रखेंगे। अवरोही क्रम में का मतलब होता है घटते क्रम में, जो इंग्लिश में आप सुनते हैं ना असेंडिंग डिसेंडिंग, वही है। तो घटते क्रम में मतलब कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कौन है, इस तरीके से। अगर आरोही क्रम बोल रहा है तो बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम। तो यानी ये किस क्रम में लगे हुए हैं, ये आपके अवरोही क्रम में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, ये आपके अवरोही क्रम में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग कभी गलत नहीं करोगे। जो नहीं जानते हैं छात्र वो ध्यान रखेंगे। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते में, बढ़ते क्रम में। तो यानी अब बढ़ते क्रम में बोलेंगे तो तमिलनाडु आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर कर्नाटक, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। समझ रहे हैं, आम के उत्पादन में। इसको गलत नहीं कीजिएगा, अधिकांश छात्र इसको गलत कर जाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला देखिए, फल, सब्जी, मसाला एवं बागान फसलों के 3 अग्रणी क्षेत्र हैं। अगर तीनों के संदर्भ में प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, फसल, कुल फल की अगर बात करें तो पहला स्थान देश के संदर्भ में है चाइना, फिर दूसरा स्थान है भारत और तीसरे नंबर पे है ब्राजील। देश के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। वहीं पे सेब की बात करें तो चाइना सेब में टॉप है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए दूसरे नंबर पे है और पोलैंड तीसरे नंबर पे। भारत का नाम इसमें टॉप 3 में नहीं है। केले की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है, टॉप पे है केले में भारत, दूसरे नंबर पे चाइना पहुंचता है, तीसरे नंबर पे है फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद देखिए अंगूर की खेती के लिए भी चाइना कहीं ना कहीं टॉप नंबर 1 पे है। और अंगूर की खेती के लिए मैंने आपको बताया हुआ है गाइस कि किस प्रकार की जलवायु चाहिए, भूमध्य सागरीय जलवायु। कैसी जलवायु चाहिए, भूमध्य सागरीय जलवायु अंगूर की खेती के लिए चाहिए होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में कहीं ना कहीं रसदार फलों की खेती हो रही है, तो यानी अंगूर एक रसदार फल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे टॉप में है
चाइना। तो चाइना आपने देखा, कुल फल की बात की जाए, सेब की बात की जाए, अंगूर की बात की जाए, तो चाइना टॉप पे है, भारत का स्थान केले में नंबर 1 पे है ना। अंगूर, इटली दूसरे नंबर पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ये आपका तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आम अमरूद की बात करें, आम अमरूद या मैंगोस्टीन, ये आपका भारत टॉप पे है, चीन और थाईलैंड ये क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारत आप देख पाएंगे पपीते के उत्पादन में टॉप पे है, नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर मैक्सिको। उसी तरह संतरे की बात करें तो ब्राज़ील के संतरे बहुत फेमस हैं, उसके बाद चाइना नंबर है, फिर भारत तीसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। अनानास की बात करें तो कोस्टारिका है, ब्राज़ील है, फिलीपींस है। वहीं पे सब्जी व मेलन की बात करें तो चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। बैगन की बात करें तो चाइना टॉप पे है, भारत है दूसरे नंबर पे और फिर मिस्र नाम आ जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, फूल गोभी और ब्रोकली आपने देखा होगा फूल गोभी की तरह ही होता है और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, उसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है ना। चाइना पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पे है इसके अंतर्गत। इसी तरीके से क्रमशः आप देख सकते हैं, प्याज, आलू, टमाटर, इसमें तीनों में चाइना पहले स्थान पे है। पूरे विश्व के संदर्भ में बात हो रही है, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है। और दूसरे नंबर पे है भारत, है ना। प्याज, आलू, टमाटर यानी खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बात की जाए तो भारत दूसरे नंबर पे है। उसी के सापेक्ष आप देखेंगे प्याज में मिस्र तीसरे नंबर पे है, रूस आलू में तीसरे नंबर पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका टमाटर में तीसरे नंबर पे है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, चलिए इतने पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो टॉप 3 हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो गाइज ये था सारा कंप्लीट आपका कृषि से संबंधित मामला, है ना। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, नोट्स बनाते हुए उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, अब जरा वो समझिए। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आप लोगों का सेंसस 2011। अभी 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन उसके आंकड़े आई नहीं है, तो जब आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी हमें टारगेट रखना है 2011 की जनगणना को भारत के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश स्पेशल के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।